हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण पद का पद परिचय। कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय तथा 10th CBSE के हिंदी विषय के लिए हम पढ़ रहे थे विशेषण के प्रकारों को, जिसमें से 3 प्रकार हमने पढ़ लिए थे: गुणवाचक, संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण। अगला जो प्रकार है वह है सार्वनामिक, या जिसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इनके नाम से ही परिभाषित होता है कि ये विशेषण के किस प्रकार का भेद है। जैसे सार्वनामिक का अभिप्राय है सर्वनाम से बने विशेषण, यानी कि वे शब्द जो पहले से सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य करेंगे। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये विशेष्य की ओर संकेत करते हुए विशेषण दिखाई देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और विशेषण का कार्य करे तथा संकेत करता हुआ दिखाई दे और संज्ञा की विशेषता बताए, तो वह सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं वह ये शब्द आया है। यह एक सर्वनाम है और यह सर्वनाम पद आदमी इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अर्थात यहाँ जो आदमी व्यवहार कुशल है वह कौन सा आदमी है जिसकी ओर संकेत किया गया कि वह आदमी है। अर्थात वह एक सर्वनाम पद है और आदमी यह एक संज्ञा पद है। सर्वनाम के विषय में हम पहले ही चर्चा करके आ चुके हैं, जैसे कि यह एक अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो यहाँ सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः यह एक सार्वनामिक विशेषण पद है वह। इसी प्रकार आप देख रहे हैं अगला उदाहरण, कौन छात्र मेरा काम करेगा। इस वाक्य में भी इसी प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। जैसे कौन, ये विशेषता बता रहा है छात्र की, यानी सर्वनाम पद एक संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है, अतः यह एक सार्वनामिक विशेषण पद है कौन। इसी प्रकार इस गेंद को मत फेंको, इस उदाहरण में भी यही बात है। यह एक सर्वनाम पद है और गेंद यह एक संज्ञा पद है, जिसकी विशेषता इस सर्वनाम पद के द्वारा प्रकट की जा रही है, अतः यह भी एक सार्वनामिक विशेषण का ही प्रकार है। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, इस उदाहरण के द्वारा भी यही स्पष्ट किया जा रहा है कि यह जो सर्वनाम पद है, इस सर्वनाम पद के द्वारा पुस्तक इस संज्ञा पद की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है कि उस पुस्तक को मत पढ़ो, यानी वह कोई विशेष पुस्तक है जिसको पढ़ना है। तो उस पुस्तक को पढ़ो, इस वाक्य में इस सर्वनाम पद के द्वारा पुस्तक इस संज्ञा पद की विशेषता को बताया जा रहा है। इस प्रकार सर्वनाम जो है वो वाक्य में प्रयोग होकर विभिन्न संज्ञा पदों की विशेषताएं बताते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे एक ध्यातव्य बिंदु यह है
कि सर्वनाम के जो प्रकार हैं उन सर्वनामों के प्रकार में एक तो पुरुषवाचक और दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। इन दोनों प्रकारों को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वनाम के प्रकार हैं वे सभी संज्ञास्पदों के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण वाक्य में बन जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आप देख रहे हैं यह मूर्ति, तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है और वह मूर्ति की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार ये मूर्तियाँ, इसमें भी ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है जो मूर्तियाँ संज्ञा पद की विशेषता को प्रकट करता है। इसी प्रकार वह मूर्ति या वे मूर्तियाँ। इसी प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी संज्ञा पदों की विशेषता बताकर विशेषण का कार्य वाक्य में कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, तो आप यहाँ देख रहे हैं कोई, यह भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और व्यक्ति संज्ञा पद की विशेषता को प्रकट करता है। इसी प्रकार कुछ लाभ, ये कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम भी विशेषण का कार्य वाक्य में कर सकता है। जैसे कौन आदमी, तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कौन, यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो आदमी इस संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है। अर्थात यहाँ कौन जो है विशेषण है और आदमी उसका विशेष्य है वाक्य में। इसी प्रकार आप देख रहे हैं अन्य उदाहरण, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता आदि। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग भी हम विशेषण के रूप में कर सकते हैं। जैसे जो पुस्तक, तो यहाँ जो, यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम की चर्चा हम पहले गत कक्षा में कर आ चुके हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो लड़का, तो जो लड़का में जो, ये एक सर्वनाम पद है और लड़का इस संज्ञा पद की वो विशेषता को बता रहा है। इसी प्रकार जो वस्तु आदि। इन सभी उदाहरणों में जितने भी लाल अक्षरों में, लाल वर्णों में पद हैं वे सभी सर्वनाम पद हैं और वे संज्ञा पदों की विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं। केवल पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं किया जाता, बाकी सभी का किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विशेषण का अंतिम प्रकार जिसकी हमने चर्चा की थी, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक विशेषण का अभिप्राय है ऐसे शब्द जो मूल रूप से होते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन वाक्य में वह विशेषण का कार्य भी करते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, इस वाक्य में आप देख रहे हैं एक शब्द है बनारसी। ये मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा था, अर्थात मूल रूप से ये एक नाम था बनारस, और उस व्यक्तिवाचक संज्ञा को बनारसी शब्द के द्वारा विशेषण के रूप में प्रयुक्त करके साड़ी इस संज्ञा पद की यहाँ विशेषता को बताया गया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कश्मीरी सेव। इस उदाहरण में भी यही बात है कि मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा पद था कश्मीर, किसी स्थान का नाम, लेकिन उसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर दिया गया कश्मीरी, और सेब इस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताया गया। इसी प्रकार बीकानेरी भुजिया, बीकानेर से विशेषण बन गया बीकानेरी। तो इन तीनों ही उदाहरणों में मूल रूप से व्यक्तिवाचक जो संज्ञा पद थे उन्हें विशेषण की तरह प्रयुक्त करके संज्ञा पदों की विशेषता को बताया गया है। तो ये सभी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए। आगे एक ध्यातव्य बिंदु यह है कि हमने परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण दोनों का अध्ययन किया था और इन दोनों ही प्रकारों में संख्या की चर्चा होती है। अब इनमें अंतर क्या है यह भी समझ लीजिए। पहली बात,
जिन वस्तुओं को हम नाप सकें, तोल सकें, जिनकी हम मात्रा को जान सकें, तो वे सारे संख्या पद जो हैं वे सभी संख्या पद परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। अर्थात जहाँ संख्या पदों का प्रयोग होगा और वे संख्या पद जो हैं यदि नाप, तोल, मात्रा आदि के रूप में होंगे तब वह परिमाणवाचक विशेषण होंगे। जैसे कुछ दूध लाओ, तो यहाँ कुछ जो शब्द है वो तोल के लिए आया है, अर्थात हम दूध को तोल सकते हैं। इसलिए ये कुछ जो संख्या पद है, जो अनिश्चित संख्या पद है, ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इसी के विपरीत है संख्यावाचक विशेषण, यानी परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में जो मूल अंतर है वह यह है कि संख्यावाचक विशेषण वह होता है जिनमें गिनती की जा सके, यानी संख्या पद होगा लेकिन हम उसकी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, इस वाक्य में आप देख रहे हैं कुछ शब्द आया है और वो संख्यावाचक पद है, लेकिन यहाँ आया है किसके लिए, बच्चों के लिए, इस विशेष्य के लिए। इसलिए हम यहाँ कुछ यानी यह जो संख्या पद है इसकी गणना कर सकते हैं। और उपरोक्त ऊपर वाले वाक्य में जो कुछ संख्या पद आया है उसकी हम गणना नहीं कर सकते। तो सारभूत बात यही है कि जहाँ संख्या पद विशेषण होगा और उसकी हम गणना कर सकेंगे तो वह संख्यावाचक विशेषण होगा, यदि गणना नहीं कर सकेंगे तो वह होगा परिमाणवाचक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रविशेषण। यह विशेषण के अन्य प्रकारों में से एक प्रकार है। 5 मूल प्रकार थे, एक अन्य प्रकार है प्रविशेषण। इसकी भी चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। हमने अब तक पढ़ा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा व सर्वनाम होते हैं जिसकी विशेषता विशेषण बताता है वह विशेष्य होता है। लेकिन विशेषण की भी जो विशेषता बता दे वह क्या होगा, वह होगा प्रविशेषण। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण से के साथ प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट कर देते हैं, वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, इस वाक्य में आप देख रहे हैं एक शब्द आया है, एक पद आया है बहुत, यानी परिश्रमी है। परिश्रमी होना उसकी विशेषता है, उसका विशेषण है, लेकिन उसकी भी विशेषता बताने वाला एक पद यहाँ आया है बहुत, यानी विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर यह विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यह हो गया प्रविशेषण। इसी प्रकार शीला अति विनम्र लड़की है, तो शीला की विशेषता है कि वह विनम्र है, यह उसका विशेषण है, लेकिन विशेषण का भी विशेषण साथ में प्रयुक्त हो गया अति, जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की भी विशेषता को बताता है। अतः इस वाक्य में अति शब्द जो है वह प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये विशेषणों के विभिन्न प्रकार हमने अध्ययन किए। अब बारी है विशेषण पद के। विशेषण पद के पद परिचय में हमने चर्चा की थी कि किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। उन बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। विशेषण पद के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है, जिसमें है विशेषण के भेद, जिसकी चर्चा हमने गत कक्षा में और इस कक्षा में पूरी कर ली है। मूल 5 भेद और एक अन्य प्रकार प्रविशेषण। इसी प्रकार लिंग की चर्चा होती है कि विशेषण पद पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। वचन के बारे में उल्लेख होता है कि विशेषण पद एक वचन है अथवा बहुवचन। तथा कारक की चर्चा करते हैं, कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान आदि कारक में से वह विशेषण पद किस कारक की श्रेणी में आता है। विशेष्य पद का उल्लेख करते हैं कि विशेषण का विशेष्य पद क्या है, और विशेषण की अवस्थाएं, जो 3 अवस्थाएं हमने चर्चा की थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था। मूलावस्था का अभिप्राय जब विशेषण की सामान्य अवस्था होती है, तुलना किसी से नहीं होती, वाक्य में
एक विशेषण और एक विशेष्य का प्रयोग होता है तो वह होती है मूलावस्था। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों आदि वस्तुओं आदि के मध्य में जब तुलना होती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है, और जब अनेकों में से किसी एक की विशेषता को सिद्ध किया जाता है तो विशेषण की होती है उत्तमावस्था, जिसकी चर्चा हम गत कक्षा में कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं विशेषण पद के पद परिचयों को उदाहरणों के माध्यम से। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देती हैं। इस वाक्य में 3 प्रकार के विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है जो कि यहाँ रेखांकित हैं। आपकी परीक्षा में भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। वाक्य आएगा और नीचे प्रश्न होगा, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो वह रेखांकित पद यदि विशेषण है तो आपको किस प्रकार से पद परिचय देना है देखिए। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ, इस विशेषण पद का पद परिचय। तो आप देख रहे हैं वाक्य में प्रयुक्त ये विशेषण पद, यह एक गुणवाचक विशेषण है जो पुरुष इस विशेष्य पद की गुण के रूप में विशेषता बता रहा है, और इसका वचन है बहुवचन। इसका पता हमने कैसे किया, ये एक मुख्य बात है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि विशेषण और विशेष्य का लिंग व वचन एक समान होता है। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम क्रिया को देखें, कम ध्यान देते हैं, तो हैं इस क्रिया के माध्यम से पता चल रहा है कि पुरुष जो हैं वह बहुवचन में है, यानी बहुत सारे पुरुष हैं। तो विशेष्य का वचन यदि बहुवचन है तो श्रेष्ठ का वचन भी बहुवचन ही होगा, क्योंकि ये विशेषण है और विशेष्य और विशेषण का वचन एक समान होता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं लिंग की चर्चा करें तो पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का निर्धारण भी हम क्रिया के द्वारा बताए गए विशेष्य पद के लिंग के अनुसार ही करेंगे। जैसे देते हैं पुरुष जो है वह पुल्लिंग हुआ इस क्रिया को देखकर, तो विशेष्य पद के अनुसार विशेषण भी क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। इसलिए श्रेष्ठ का लिंग क्या है, पुल्लिंग, और इसका विशेष्य है पुरुष। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि विशेषण के पद परिचय में हम विशेष्य की भी चर्चा करेंगे। तो इस श्रेष्ठ इस गुणवाचक विशेषण का विशेष्य हुआ पुरुष। अगला है विशेषण पद इन। इन यह एक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। तो इस प्रकार से यह एक सर्वनाम होने के साथ विशेषता का कार्य कर रहा है, विशेषण बन रहा है, इसलिए ये विशेषण है। यहाँ संकेतवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, और वचन हो गया इसका बहुवचन, क्योंकि बातों इस विशेष्य में भी बहुवचन है इसलिए विशेषण में भी बहुवचन है। अब बातों में जो लिंग है वह है स्त्रीलिंग, इसलिए हमारा जो विशेषण पद है इन, यह भी स्त्रीलिंग ही होगा। और विशेष्य की बात करें तो बातों हैं, यानी बातों इसका विशेष्य पद है। इसी प्रकार तीसरा विशेषण पद है वह है कम। तो यह एक परिमाणवाचक विशेषण है जिसकी मैंने चर्चा की थी। जहाँ नाप तोल मात्रा आदि की बात आ जाए, गणना न की जा सके, वहाँ होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो ये एक प्रकार का परिमाणवाचक विशेषण है। और वचन की बात करें तो एक वचन है, क्योंकि ध्यान शब्द ध्यान पद एक वचन में है इसलिए इसका विशेषण भी एक वचन है। लिंग की बात करें तो यहाँ पुल्लिंग है, क्योंकि ध्यान शब्द का लिंग भी पुल्लिंग है। तो विशेष्य का जो लिंग है वही विशेषण का लिंग है पुल्लिंग, और इसका विशेष्य है ध्यान। अगला उदाहरण है, उस दूसरी छात्रा ने निर्धन छात्र को पुस्तक दी। इस वाक्य में आप देख रहे हैं 3 प्रकार के विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है, उस, दूसरी व निर्धन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस विशेषण पद को। इसके पद परिचय में सबसे पहले आएगा संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि यह एक सार्वनामिक पद है और ये विशेषता बता रहा है
यहाँ छात्रा इस विशेष्य की। तो सर्वनाम के रूप में जो विशेषता प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होते हैं, क्योंकि वे पहले से ही सर्वनाम होते हैं और वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। इसका लिंग होगा स्त्रीलिंग और वचन होगा एक वचन। इन दोनों चीज़ों का निर्धारण हमने किस आधार पर किया? छात्रा इस विशेष्य पद के आधार पर, क्योंकि छात्रा इस विशेष्य पद में स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी कि विशेष्य का जो लिंग और वचन होता है वही लिंग और वचन होता है विशेषण का, दोनों एक समान होते हैं। अतः छात्रा ये विशेष्य पद स्त्रीलिंग होने के कारण ये विशेषण पद जो है वह भी स्त्रीलिंग और एक वचन ही होगा। इसके बाद इसमें जो कारक है वह है कर्ता कारक, क्योंकि छात्रा ये विशेष्य पद इस वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता कारक का काम कर रहा है, क्योंकि कार्य करने का काम छात्रा के द्वारा हो रहा है और इसके आगे कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, ने भी लगा है। अतः इसका कारक कर्ता है, तो इस विशेष्य पद के विशेषण पदों का कारक भी कर्ता ही होगा, इसलिए यह विशेषण पद कर्ता कारक है और इस विशेषण पद का जो विशेष्य है वो है छात्रा। दूसरा है विशेषण पद दूसरी। यह आप देख रहे हैं, यह एक संख्यावाचक विशेषण है, संख्या का बोध हो रहा है, संख्या के रूप में विशेष्य की विशेषता बता रहा है, अतः ये एक संख्यावाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग है एक वचन। ये दोनों निर्धारण भी हमने किस आधार पर किए? छात्रा इस विशेष्य पद के आधार पर, क्योंकि छात्रा स्त्रीलिंग है तो विशेषण पद भी स्त्रीलिंग ही होगा और एक वचन है तो विशेषण पद भी एक वचन ही होगा। और इसमें भी कर्ता कारक ही होगा, क्योंकि ये विशेषण पद भी छात्रा इस विशेष्य की ही विशेषता बता रहा है, तो विशेष्य का जो कारक है वही कारक विशेषण का भी होगा। और यहाँ छात्रा विशेष्य है तो छात्रा विशेष्य का विशेषण है। अंतिम है निर्धन। यह गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि निर्धन शब्द जो है छात्र इस विशेष्य के गुण को बता रहा है कि वह निर्धन है। तो गुण, रूप, रंग, आकार, दोष आदि की जहाँ चर्चा होती है वह गुणवाचक विशेषण होता है। ये हमने गत कक्षा में पढ़ लिया था, तो ये गुणवाचक विशेषण है। यहाँ लिंग होगा पुल्लिंग और वचन होगा एक वचन। क्योंकि यहाँ विशेष्य है छात्र, अतः छात्र अगर पुल्लिंग है, विशेष्य पुल्लिंग है और विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी पुल्लिंग और एक वचन ही होगा। यहाँ कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्यों है? क्योंकि इस छात्र के आगे एक तो कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह लग रहा है को, दूसरा यहाँ देने की बात आ रही है, अर्थात छात्र को पुस्तक प्राप्त करके संतुष्ट किया जा रहा है। तो देने की जहाँ बात हो और प्राप्त करके जो संतुष्ट होता है वह संप्रदान होता है, जिसकी चर्चा हमने कारक में कर ली थी। दा धातु की बात है, देने क्रिया की बात आ रही है, अतः यह एक संप्रदान कारक हो गया और छात्र इसका विशेष्य है, तो छात्र विशेष्य का विशेषण। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।